हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखेंगे, हम इस एक्ट की कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 25 अप्रैल 1872 को इस एक्ट को गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी और ये एनफोर्स हो गया था सेम ईयर 1 सितंबर को। इस एक्ट का प्रियम्बल कुछ इस प्रकार बात करता है कि जहाँ कहीं पर भी एक्सपीडियंट है डिफ़ाइन करना या अमेंड करना सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इनेक्ट किया गया है कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस के द्वारा। फॉलोइंग प्रोविजंस क्या है? सेक्शंस के द्वारा। वो हम वन बाय वन आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं इस एक्ट की कुछ हिस्ट्री की। जैसे कि इस एक्ट से पहले कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी पर्टिकुलरली डिफ़ाइन नहीं था। बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हुआ करती थी, जैसे एग्रीमेंट्स हो गया, कंसिडरेशन हो गया, पर कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन नहीं था। और इस एक्ट से पहले पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करा करती थी तो वो अपने पर्सनल लॉज या कस्टम के हिसाब से करा करती थी। जैसे हिंदूज़ अपना पर्सनल लॉ अप्लाई करते थे, मुस्लिम्स अपना पर्सनल लॉ अप्लाई करते थे, पर ऐसा कोई एक ऐसा एक्ट नहीं था जो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता हो। अब बात करते हैं इस एक्ट के नेचर की, तो ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। आपको पता ही होना चाहिए कि दो तरीके के लॉ होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली वो होता है जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताता है। एक प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो पूरा प्रोसीजर गवर्न करता है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया या सिविल प्रोसीजर कोड हो गया। ये एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है केवल। और ये एक्ट कोई एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, क्योंकि जिस एक्ट को किसी और एक्ट की रेफरेंस लेनी पड़े, उसके प्रोविजंस को गवर्न करने के लिए किसी और एक्ट की रेफरेंस लेनी पड़े, तो वो एक एग्जॉस्टिव लॉ हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमको इस एक्ट में आगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उन सब की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। तो ये एक्ट एक नॉन एग्जॉस्टिव लॉ है। और भी कुछ बातें इसमें, जैसे कि ये एक्ट ड्राफ्ट किया गया था जेम्स फिट्स स्टीफन के द्वारा बाय थर्ड लॉ कमीशन। और ये एक सब्सटेंटिव लॉ है और नॉन एग्जॉस्टिव लॉ है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं इस एक्ट को डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है। तो इस एक्ट को डिवाइड किया गया है, मैंने अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो 4 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा इस एक्ट को, तो वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स की बात होती है इस एक्ट में। उसके बाद है 76 से 123 जो कि रिपील्ड है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 124 से लेकर के 238 तक। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जैसे कि इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी। और यहीं पर ये एक्ट ख़त्म है। 239 से लेकर के 266 तक जो पार्टनरशिप की बात हुई है वो रिपील्ड है, अगेन वो अलग से एक एक्ट बन चुका है, वो अपन को अलग एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस एक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स की, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 की। 6 चैप्टरों में ये एक्ट जो है डिवाइडेड है। जनरल प्रिंसिपल्स, सॉरी एक्ट नहीं, जनरल प्रिंसिपल जो है वो 6 चैप्टरों में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 जो है वो जनरली स्टार्ट होता है सेक्शन 1 से, पर कुछ एक्ट्स है जिनका चैप्टर 1 आगे से स्टार्ट होता है, ये उन्हीं कुछ एक्टों में है। जैसे कि चैप्टर 1 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 से लेकर के 9 तक, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 2 है अपना कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से वॉइडेबल होते हैं, कौन से वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, वो सब चैप्टर 2 में बताया गया है। और चैप्टर नंबर 3 है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। चैप्टर नंबर 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और चैप्टर नंबर 5 है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। और चैप्टर नंबर 6 है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सभी आप इस वीडियो में मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ अभी पीपीटी में। आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एक पूरा सिस्टमेटिकली आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, वो आप आगे इस वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसके जनरल प्रिंसिपल डिवाइडेड है, जो मैंने बताया आपको 6 चैप्टरों में। अभी हम चैप्टर 1 पे नहीं आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से पहले हम प्रिलिमिनरी इसके सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। तो चलो, सेक्शन नंबर 1 अपने को बताता है कि, एक सेकेंड, अच्छा इस एक्ट के, ओके ओके, अब इस एक्ट के जैसे मैं पढ़ाना भूल गया, ये पीपीटी भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर क्या कंडीशंस होएगी, उस ब्रीच में कैसे कंपनसेशन मिलेगा, वो सभी चीज़ें प्रोवाइडेड है
सेक्शन नंबर 73 से सेक्शन नंबर 75 तक। और जहाँ कहीं पर भी ये एक्ट साइलेंट है तो वहाँ पे अपने को रेफरेंस लेना पड़ेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, और फॉरेन लॉ की ले सकते हैं, और स्पेशली इंग्लिश लॉ की। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है इंग्लिश लॉ से, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उससे मोस्टली ये जो एक्ट है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंस्पायर्ड है। और इस एक्ट की कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, ये एक्ट प्रोस्पेक्टिव है। जिस डेट से ये एक्ट आया है उससे आगे वाली डेट में डेट से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होएंगे, जितने भी एग्रीमेंट्स होएंगे, उन पर ये एक्ट अप्लाई करेगा। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट के सेक्शन नंबर 1 की। तो सेक्शन नंबर 1 बताता है हमें कि कहाँ कहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होएगा। तो होल ऑफ द इंडिया ये एक्ट अप्लाई होएगा आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये एक्ट अप्लाई होएगा। किस किस जगह पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होएगा? किसी भी यूजेज, कस्टम ऑफ ट्रेड या कोई भी इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनकन्सिस्टेंट है इस एक्ट से, उन पर ये अप्लाई नहीं होएगा। बाकी सारी जगह ये अप्लाई होएगा। अब बात करते हैं इसके सेक्शन नंबर 2 की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पर इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दे रखे हैं। 2A से लेकर के 2J तक प्रोवाइडेड है। कुछ 8 डेफिनेशंस, कुछ 8 से 10 डेफिनेशंस इसकी डेफिनेशंस की तरफ हम चल रहे हैं। और इस क्लॉज का नाम जनरली डेफिनेशन क्लॉज रहता है हर एक्ट्स में, पर इस पर्टिकुलर एक्ट में सेक्शन नंबर 2 का नाम है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। एक ही बात है, इंटरप्रेट करना। अब बात करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन की, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की, सेक्शन नंबर 2A प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या होता है? जहाँ कहीं पर भी एक पर्सन सिग्निफाई करता है अनदर पर्सन को विलिंगनेस टू डू एनीथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अदर। मतलब कि एक पर्सन शो कर रहा है अपनी विलिंगनेस कि मैं एक पर्टिकुलर काम कर लूँगा या फिर मैं एक पर्टिकुलर काम नहीं करूँगा, बस आप अपनी एसेंट दे दो, आप अपनी कंसेंट दे दो। तो इस एक्ट को अपन कहेंगे प्रपोजल। इंग्लिश लॉ में इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं अपन ऑफर, इंडियन लॉ में अपन कहेंगे प्रपोजल। अब जिस पर्सन को प्रपोजल मेड किया गया है वो पर्सन यदि एसेंट अपनी सिग्निफाई कर देता है, यदि वो पर्सन एग्री हो जाता है, तो जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, जब सामने वाली पार्टी एग्री हो गई है, तो वो क्या बन जाएगा? अपना प्रॉमिस। मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी प्रपोजल की और प्रॉमिस की। इन दोनों डेफिनेशन में दो पार्टीज़ की बात हुई। वो दो पार्टीज़ डिफाइन किस में? सेक्शन नंबर 2C में। द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल is known as promiser and the person who accept the proposal is known as promisee, as simple as it is। तो ठीक है, 3 डेफिनेशंस तक क्लियर है चीज़ें। अब बात करते हैं कंसिडरेशन की। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ये रहा कंसिडरेशन। अब बात करते हैं कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन कुछ ये बताती है हमें कि एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन होता है? जो पर्सन मेक कर रहा है प्रपोजल। तो एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी के अलावा एनी अदर पर्सन भी यहाँ पे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लिखा हुआ है। इंग्लिश लॉ में ये नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी सी थ्योरी है, वो हम सेक्शन नंबर 25 में पढ़ेंगे उसको। पर आप अभी तो आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ लो। एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। मतलब प्रोमिसर के डिज़ायर पर प्रोमिसी ने कोई काम कर दिया है या एब्सटेन हो गया है वो काम करने से, या फिर कोई काम कर रहा है या एब्सटेन हो रहा है कोई काम करने से, या फिर फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहा है कि मैं वो काम कर दूंगा या एब्सटेन हो जाऊंगा वो काम करने से। तो प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी ने जब ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गई? कंसिडरेशन हो गई। ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन केवल मॉनेटरी हो, ये चीज़ें भी कुछ करना पॉजिटिव या कुछ नहीं करना या कुछ नेगेटिव करना, ये चीज़ें भी किस में काउंट होगी? अपनी कंसिडरेशन में। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की, सेक्शन 2E। ये रहा एग्रीमेंट। तो एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अभी अपन ने क्या बात की थी कि कंसिडरेशन की। तो जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉमिस है, कोई भी सेट ऑफ प्रोमिसेस है जिसमें कंसिडरेशन फॉर्म हो गई, दो पार्टीज़ के बीच में कंसिडरेशन फॉर्म हो गई,
तो वो क्या बन गया अपना, एक एग्रीमेंट बन गया। और ये एग्रीमेंट आगे जा कर के वॉइड रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो अपन पढ़ेंगे अभी। कंसिडरेशन हो गई, एग्रीमेंट बन गया। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जैसे कोई ड्रग डीलिंग का कोई एग्रीमेंट कर ले दो पार्टीज, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो एग्रीमेंट अपना बन जाएगा सेक्शन नंबर 2G में वॉइड एग्रीमेंट। और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कोई गुड्स डिलीवर करने हो गए, कोई सर्विसेज डिलीवर करने हो गए, ये एग्जांपल है, कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो बन जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 2H में। एक डेफिनेशन अपनी मिस हो गई है, सेक्शन नंबर 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉमिस हो रही है जो कंसिडरेशन फॉर्म कर रही है, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर्म कर रही है फॉर ईच अदर। फॉर एग्जांपल से समझो आप कि एक पार्टी है ए, वो दूसरी पार्टी बी को प्रपोज कर रही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आप कर लो, मैं बदले में ये करने को तैयार हूँ या कोई मनी देने को तैयार हूँ। अब सामने वाली पार्टी खुद की कोई प्रॉमिस रख दे, खुद की कोई एक पर्टिकुलर चीज़ रख दे, तो वो हो जाएगी अपनी रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक बार इसको दोबारा से समझते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस को, कि प्रोमिसेस जो फॉर्म कर रही है कंसिडरेशन है, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसको ऐसे समझते हैं, अपन ने कंसिडरेशन में पढ़ा था कि एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी या कोई भी उस अदर पर्सन उसका एक्ट कर देता है या एब्सटेन कर लेता है एक्ट करने से, तो वो कंसिडरेशन फॉर्म होता है। तो वहीं पे प्रोमिसी यदि प्रोमिसर से कह दे कि तू एक पर्टिकुलर एक्ट कर या तू एक एब्सटेन हो एक एक्ट करने से, तो ये जो बन जाती है ना क्रॉस प्रॉमिस जिसको हम कहते हैं, इसको इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ओके, तो एग्रीमेंट हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गई। अब हम बात करते हैं कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा वो भी बात कर लिया अपन ने। अब हम बात करते हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होएंगे और कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पढ़ लिया था, कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो भैया अपना कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करते हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। जहाँ कहीं पर भी कोई भी एक एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज़, पर दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। किस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी के ऑप्शन पर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जैसे कि भाई एग्जांपल ले लो आप, कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो गई, तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म तो सू ही नहीं कर सकती क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, पर थर्ड पार्टी सू कर सकती है। तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के द्वारा क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो उसके बिहाफ पे एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एक अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था, उसके बाद वो वॉइड कैसे हो गया, क्योंकि वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब वो लॉ, एक ऐसा लॉ पास कर दिया गया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन का बैन हो गया कि भैया अब से कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन में डीलिंग नहीं करेगा, तो अब अपन डीलिंग नहीं कर सकते। अब इससे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुए प्लास्टिक पॉलीथीन से रिलेटेड, तो वो सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। पर इस कॉन्ट्रैक्ट, इस एक एक्ट पास करने के बाद कि भैया अब से कोई प्लास्टिक का डीलिंग नहीं करेगा, तो ये अब बन गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड में आपको दोबारा से समझाता हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होएगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट तो था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, पर जैसे ही सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब लॉ ने अब उसको नल डिक्लेयर कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको, प्लास्टिक, दो शॉपकीपर्स हो गए या कोई भी ऐसे सेल्समैन हो गए जो डील कर रहे हैं प्लास्टिक में, तो इस एक पर्टिकुलर एक्ट को पास करने से पहले कि भाई ये एक्ट पास हुआ है, अब से प्लास्टिक बैन है, इससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्लास्टिक पॉलीथीन से रिलेटेड वो सब वैलिड है। पर इस एक्ट के पास करने के बाद जितने भी एक्ट्स होए, जितने भी जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होएंगे प्लास्टिक से रिलेटेड, वो सभी क्या होएंगे, वॉइड। थैंक यू, आप लोग यहाँ तक आ गए तो, अगर ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है तो। और इस एक्ट के, इस सब्जेक्ट के या किसी भी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और जो भी नोट्स होएंगे, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होएगा वो हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।